अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एंड द टॉपिक इज़ स्टडी इन यूके के यूके में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो उस हवाले से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में मुझे जैन किया है जैन ने। जैन का मुख्तसर मैं तारुफ़ करवाता चलूँ कि जैन ने MS किया यूके में फ्राम यूनिवर्सिटी, उसके बाद अब यूके में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो जैन हमें इंसाइट्स शेयर करेंगे कि क्या ऐसे यूके में अगर आपके प्लान्स हैं अप्लाई करने के लिए और फर्दर आगे सेटल होने के लिए तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि जैन पहले भी आपको हमने ज़हमत दी थी कंप्यूटर साइंसेस की वीडियो जब बनाई थी, क्योंकि जैन का बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंसेस पे है, लेकिन आज हम यूके के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, इस सवाल को थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि फिर जो असल मौजू है उसको फिर आगे हम एड्रेस करेंगे। वो सवाल ये है कि मेरा भी ज़ाती कुछ तजर्बा हुआ है अब्रॉड टाइम गुजारने का। तो मैंने देखा है कि बाहर की ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं ना, कि बाहर चले गए तो दूध की नहरें बहने लग पड़ेंगी और एवरीथिंग विल बी बेड ऑफ रोजेस। वो चक्कर नहीं है, बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी वहाँ पे भी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि इज़ इट रियली वर्थ इट कि आप यूके जाएं और वहाँ पे स्टडी करें और सेटल होने की कोशिश करें। जी थैंक यू सो मच। इसमें क्लेम यही है कि वेदर इज़ इट वर्थ इट और नॉट, ये डिपेंड करता है एक ख़ास इंडिविजुअल पे कि उनके प्लान्स क्या हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई यूके जाना चाहिए या नहीं। एक कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी शख्स है, अगर तो वो उसके प्लान्स के अकॉर्डिंगली अगर तो उसको सूट करता है अब्रॉड जाना तो डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन अगर एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर उसके लेट से प्लान्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रह के वो बड़ा इजीली परस्यू कर सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट से अगर कोई रिमोट जॉब कर रहा है पाकिस्तान में और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो फिर उनके लिए ऐसी सिचुएशन में बंदा ये भी कह सकता है कि नहीं, बाहर जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप जनरली बात करें एजुकेशन के लिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक्सपोजर लेना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन इसको एक बड़ा जनरलाइज करके हम हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि हाँ सबको ही जाना चाहिए या सबके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी नाइस एंड टोटली मेक सेंस। तो अब अगला सवाल जो असल मौजू पे हम आते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि BS लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, क्योंकि मेरी राय ये है और स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन मेरे से करते हैं कि हम राइट आफ्टर FSC या राइट आफ्टर A लेवल्स क्या हम बाहर जाएँ। तो मैं ये कहता हूँ कि बाहर की पढ़ाई एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ BS। तो BS लेवल पे क्या आपने देखा है कि स्टूडेंट्स यूके जा रहे हैं और वहाँ पे वो डिग्रीज कर रहे हैं, तो वो उसकी क्या नोयत है? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो BS लेवल पे आते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ रिकमेंडेड मैं सजेस्ट नहीं करता कि BS लेवल पे आपको इंग्लैंड चूज़ करना चाहिए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि मोस्टली जो आप देखें जिस तरह का क्या जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, मैं एक मेजॉरिटी लेवल पे बात कर रहा हूँ, उसमें BS लेवल पे सर्वाइव करना आप कहना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। क्योंकि BS की जो डिग्री है उसकी जो ड्यूरेशन है वहाँ पे 3 इयर्स है और एडमिशन बहुत इजीली हो जाता है, चाहे वो मास्टर्स है चाहे BS है इंग्लैंड में। मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की नहीं बात कर, सिर्फ अगर किसी ने इंग्लैंड जाना है स्टडी के लिए एडमिशन काफ़ी इजीली हो जाएगा आपका। लेकिन BS में प्रॉब्लम ये है कि 3 साल की जो डिग्री है आपकी, उसमें फिर ऑब्वियसली आपने अपनी फ़ी भी पूरी करनी है और वो फ़ी पूरी करने के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है बहुत रेयर है कि आपको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली या कोई ऑफिस जॉब मिले, उसके लिए आपने और जॉब्स ही करनी है। तो 12 घंटे की और जॉब्स फिर अपनी फ़ी निकालनी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि BS लेवल पे यूके या अब्रॉड आपको चूज़ करना चाहिए। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगेन एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ जो सिचुएशन मैंने वहाँ पे देखी है। कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो BS में हैं और काफ़ी ठीक है, वो कुछ ना कुछ पीछे भी भेज रहे हैं, अपनी फ़ी भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल है एक BS के स्टूडेंट के लिए, अगर वो अपनी फ़ी अपने एक्सपेंसेस खुद पूरे कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स या PhD लेवल।
बिल्कुल ठीक। और मेरी भी नॉर्मली रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर तो कोई इतना फाइनेंशियली वेल ऑफ है कि वो अपने एक्सपेंसेस उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है और वो यूके बीएस के लिए अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, तो दैन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन ज़्यादातर मैं भी रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आपके बाहर सेटल होने के प्लान्स हैं तो पहले बीएस आप पाकिस्तान से कर लें, एंड देन फॉर मास्टर्स एंड देन पीएचडी अगर आपके प्लान्स हैं तो फिर उसके लिए अब्रॉड को चूज़ करना है, उसके लिए जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मुझे याद है एफएससी के बाद मैंने भी बड़ी ज़िद डाली थी, क्योंकि एफएससी के बाद बंदे को वो एक जुनून होता है कि जाना ही जाना है। कॉलेज का सिस्टम इधर इस तरह का अनफॉर्चुनेटली है कि एफएससी में बंदा बिल्कुल ही तंग आया होता है स्टडी से भी, और जिस तरह का माहौल है तो बस ये होता है हर चीज़ बंदा छोड़ छाड़ के चला जाए। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि बंदा रैशनली एनालाइज करे चीज़ों को। बिल्कुल ठीक हो गया। पर अब मास्टर्स लेवल पे, यानी अगर आप मास्टर्स लेवल पे अगर गाइड अभी अगर हम करना चाहें स्टूडेंट्स को कि, और ये ना सिर्फ उनके लिए गाइडेंस है जो कि ग्रेजुएट होने लगे हैं, बल्कि मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप अपने बीएस के स्टार्ट में भी हैं तो तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, ताकि जब आप इवेंचुअली एमएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इन्फॉर्म्ड जो है ना एक पूरा एक सेट हो इन्फॉर्मेशन का, जिसकी बेस पे आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकें। तो मास्टर्स लेवल पे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कंसल्टेंट्स की तरफ जाना एक अच्छी अप्रोच होती है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत से कंसल्टेंट्स आपको मिलते हैं और जगह जगह ये बोर्ड लगा नज़र आता है कि स्टडी इन यूके, स्टडी इन कनाडा एंड फलाना फलाना। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए फॉर योर मास्टर एप्लीकेशन? मेरा ख्याल है अगर आप बिल्कुल न्यू हैं चीज़ों को लेके तो हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट मिल जाता है आपको। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था, मैं क्योंकि जॉब भी चल रही थी उस टाइम, शो भी चलता था, तो खुद स्क्रैच इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई करना कोई इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पता चल रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कंसल्टेंट अगर आपके साथ हों तो ये है कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो जाती है। लेकिन जब बंदा वहाँ पे पहुँचते फिर रियलाइज़ करते हैं कि यार कि इतना कोई मुश्किल काम या इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी अप्लाई करना। लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर थोड़ा सा बंदा रिसर्च करने वाला है या कंप्यूटर स्मार्ट है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगेन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं चीज़ों को लेके तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कंसल्टेंट को हायर करना। लेकिन उसमें भी थ्रू आउट द प्रोसेस आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बस कंसल्टेंट जो कह रहे उसी को मान लिया, साथ अपनी जो रिसर्च है या अपना खुद भी वेरीफाई करना चाहिए चीज़ों को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद वेरीफाई भी करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं आपके सामने सिनेरियो ये रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो कंसल्टेंट को नहीं हायर करना चाह रहा और उसको खुद प्रोसेस शुरू करना है, तो क्या आप उसे गाइड करेंगे कि व्हाट आर द स्टार्टिंग स्टेप्स, कहाँ से वो शुरू करे? क्या कोई फेसबुक ग्रुप्स हैं जिन पे वो जाए, या जस्ट गूगल पे कोई चीज़ सर्च करना शुरू करे? पहले वो क्या तरीक़ेकार हैं, क्या पहले स्टेप्स एक स्टूडेंट के होने चाहिए जो खुद एमएस के लिए अप्लाई कर रहा है इन यूके? इसमें यही कहूँगा कि सबसे पहले उनको चाहिए कि जो जिस फील्ड में या जिस डिसिप्लिन में उन्होंने मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है, पहले तो वो डिसाइड कर लें। उसके बाद गूगल पे चेक करें कि अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो ये वाला कोर्स ऑफ़र करती हैं। फिर फेसबुक पे कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी बने हुए हैं, और साथ चैट जीपीटी से हेल्प आउट लें। तो इन अ नटशेल लिस्ट बना लें खुद कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी रैंकिंग में आ रही हैं इस कोर्स को लेके। फिर ये है कि उनकी वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। और वो मास्टर्स लेवल पे मैंने देखा इतना कोई डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ का। और ये एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल जो है वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दी हुई है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो सबसे पहले ये कि आपने अपना डिसिप्लिन ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है कि आप मास्टर किस फील्ड में करना चाह रहे हैं। सेकेंडली फिर यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करें जो अच्छी रैंकिंग है, और शॉर्ट लिस्टिंग में भी ना इसमें ना यूजुअली रिकमेंड किया जाता है आप 3 कैटेगरीज बनाएं। पहले आप टॉप रैंकिंग
कुछ यानी आपने टॉप रैंकिंग रखनी है, कुछ मिड टीयर रखनी है और कुछ फिर लो टीयर, ताकि सेफ स्कूल्स भी आपके पास हों और कम्पिटिटिव में भी आप अप्लाई कर रहे हो, इस तरह से हो। और जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए फिर उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके उनके एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें, क्या डेडलाइंस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप कह लेंगे, जो फ़ी भी है वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हाँ, एक ये फैक्टर है। तो अब ऐसा ना हो कि एक यूनिवर्सिटी है जो रैंकिंग में भी आ रही है लेकिन उसकी फ़ी ऐसी है कि अब्बा जी को या घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। तो इस चीज़ को भी नज़र रखना चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो अफोर्डेबल भी हो, तो इसको आप इस तरह से कर लें कि जिसकी रैंकिंग अच्छी है और फ़ी स्ट्रक्चर भी इस तरह के जो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। और ये फ़ी डिटेल्स भी वेबसाइट पे मौजूद होंगी। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, फ़ी से मुतल्लिक एक और सवाल कि क्या यूके में मास्टर्स लेवल पे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं या फाइनेंशियल एड मिल जाती हैं, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं? ये किसी लाइक स्टूडेंट से पूछें लेकिन जगह मिल जाती हैं। इवन जब आप कंसल्टेंट्स के थ्रू, मोस्टली क्या होता है जब भी आप अप्लाई करते हैं मास्टर्स में, तो वो आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको दे देते हैं, 1000 पाउंड उन्होंने रिड्यूस किया होता है। लेकिन स्कॉलरशिप्स डेफिनेटली हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऑफ़र करती हैं। मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में यही है कि आपको फ़ी खुद करनी पड़ती है। पीएचडी लेवल में रेशो ज़्यादा है, मास्टर्स लेवल पे काम है। हाँ, मैं भी यही बात करने लगा था कि ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, मास्टर लेवल पे स्कॉलरशिप्स कम होती हैं और वो हाईली कम्पिटिटिव होती हैं। पीएचडी लेवल पे आपको फंडेड पोजीशन जो है ना वो बनिस्बतन आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ज़ैन मुझे ये बताएं कि जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करना और वो सारे मामलात, वो भी क्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होते हैं या फिर वो किसी और फोरम से आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है? अच्छा, जो वीज़ा प्रोसेस है इसमें यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने गाइडेंस आपको दी होती है। लेकिन क्या है कि आपको अगर आप गूगल करें ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन, तो उस लिंक पे जाके ना आपको उन्होंने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी होगी और वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। मुझे याद पड़ता है मेरे कंसल्टेंट ने जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो सेपरेट थी, तो वो उन्होंने सेपरेटली उस टाइम पे फिल आउट किया था। अब का लेटेस्ट क्या चल रहा है, इसका जो बेस्ट वे है वो यही है कि गूगल पे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलोअप करना है जो अप टू डेट है। फिर उसके बाद अगर आप गूगल करें यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, तो उसमें जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बिफोर फॉर्म फिल आउट करने से पहले सारी उन्होंने डिटेल बताई होती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ आपने अपलोड करनी है। तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ एक और चीज़ भी हो सकती है, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस था लिथुआनिया में पीएचडी के लिए अप्लाई करने का, तो एक मैंने अपने रिसर्च सेंटर में अप्लाई करा तो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी कि जो वीज़ा प्रोसेस है वो क्या होगा। फिर उनका गवर्नमेंट का जो अपना डिपार्टमेंट था मिग्रिस के नाम से, उनकी वेबसाइट थी, वहाँ पे फिर एप्लीकेशन करनी थी फिर, और उन्होंने वहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई थी। जिस तरह जैन बताने के यूके की भी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट हैं जो इन चीज़ों को डील कर रही हैं, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी के ना कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेटर के भी कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, ईमेल्स दी होती हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कौन सा वीज़ा है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सारी तफसीलात भी आपको वो बता देंगे। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताएं कि जो एमएस के लिए जाते हैं यूके में, ये एमएस 1 साल का है? हाँ, मोस्टली 1 ईयर। 1 ईयर का, ठीक, 1 ईयर का ही है। और इसके डायनेमिक्स क्या होते हैं कि 1 ईयर का आपको स्टडी वीज़ा मिलता है और उसमें वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, और फिर ये सिर्फ 1 साल का होता है या फिर उसके बाद एक्सटेंड भी हो जाता है? अच्छा, स्टार्ट में आपको वीज़ा देंगे वो 1 साल का, 1 साल और 3 महीने ऊपर एक्स्ट्रा थे मुझे याद पड़ते। तो ड्यूरिंग जो स्टडी पीरियड आपको पर वीक 20 आवर्स वर्क अलाउड है। हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा लीगली आप काम नहीं कर सकते।
फिर उसके बाद और वो कोई भी जॉब हो सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या फिर वो कोई इंटर्नशिप हो, वो कुछ भी हो सकती है, कोई जॉब भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो और जॉब्स ही होती हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो ऑफिशियल जॉब्स हैं, वो 20 आवर्स पर वीक बहुत ही कम अलाउ करते हैं, क्योंकि उनको मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं वो फुल टाइम रिक्वायर करते हैं। उसके बाद आप पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, PSW जिसे कहते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा। उसकी ड्यूरेशन 2 साल होगी। उन 2 सालों में आप फुल टाइम कहीं पे कोई भी जॉब कर सकते हैं, आपको यानी फुल टाइम वर्क अलाउंस है। और एक और बात रिपीट करूं कि स्टडी पीरियड में भी जब आपको हॉलीडेज़ हैं, यूनिवर्सिटी आपकी ऑफ है, तो आप क्या करते हैं, आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले सकते हैं और वो आप अपने एम्प्लॉयर को शो कर सकते हैं कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ चल रही है, तो इस ख़ास पीरियड में मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। तो 20 आवर्स पर वीक नॉर्मल सिचुएशन में, और जब आपकी डिग्री हो जाती है तो 2 साल का वीज़ा आपको देंगे, ठीक हो गया, फुल टाइम कर सकते हैं, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और उन 2 सालों में आपको फिर स्पॉन्सर तलाश करना है, कोई ऐसी कंपनी देखनी है, कोई ऐसा एम्प्लॉयर देखना है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ILR अप्लाई करने के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अच्छा, फिर यानी एक किस्म का वो आपका वीज़ा 5 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है। बिल्कुल, जो कि बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये जो अगले 5 साल हैं, इज़ इट इक्विवेलेंट टू यानी नेशनलिटी और समथिंग, या फिर ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसको ILR कहते हैं। अच्छा। वो आपको मिल जाती है, और फिर जब आपके पास ILR होती है, ख़ास टाइम के बाद आप एक इंटरव्यू देते हैं जो होम ऑफिस के साथ आपका होता है, तो फिर वो आपको पासपोर्ट भी दे देते हैं। तो यानी अगर आपके पास ILR है तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह से यानी बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के आप स्टे भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और एक और जो यानी इनफॉर्मल तरीका है वहाँ पे, क्योंकि आपके माशाल्लाह UK में ताल्लुकात भी हैं, आपने लोगों को भी वहाँ देखा है सेटल होते हुए, तो जो इनफॉर्मल, एंड बाय इनफॉर्मल आई डोंट मीन इलीगल, इनफॉर्मल मतलब ये है कि जो लोग वहाँ शादी कर लेते हैं या इस तरह का जो है, क्या ये ऑप्शन भी एक सही ऑप्शन है कि आपने लोगों को देखा है कि क्योंकि एक बड़े काम तो उस तरह के लोग UK जाके शादी करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के नेशनल से, तो क्या ये भी एक अच्छा तरीका है वहाँ सेटल होने का? इसमें अब डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन क्या है। अगर तो सिर्फ इंटेंशन ये है कि नेशनलिटी के लिए शादी की जा रही है, फिर तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर तो मैं कहूँगा कि ये इलीगल, आप इसको चलें इलीगल तो नहीं कह सकते, इमोरल ज़रूर कह सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा काफ़ी ज़्यादा उन्हें टाइम हो गया, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी, अब एकेडमिक चैनल है आपका, इसमें थोड़ा सा मैं अगर इनफॉर्मल हूँ आपके साथ, इसमें यह है कि जो मोस्टली जो लोगों के तजुर्बात हैं वो कहते हैं कि प्रेफर ये करना चाहिए कि आपको खुद कोई स्पॉन्सर मिल जाए, उसमें कंपनी के थ्रू वैसे मिल जाए, तो उसमें फिर आप कह लें कि कहा जाता है पर्सनल लेवल के कुछ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जो लोग बड़ी शिकायत करते हैं वहाँ पे UK में ना, कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कभी कभार जहाँ पे आपका रिश्ता किया गया, इस तरह की मतलब बहुत सारी हम कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि हर जगह मसाइल इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन ये कि अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ जो वर्क अलाउंस, तो इस ऑप्शन में ये बात ज़रूर है कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और 5 साल बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगेन सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें वो ये देखने वाली है कि इंटेंशन की बात है, क्योंकि ऐसा बहुत सारी बैड एग्जांपल्स भी हैं और बहुत सारी गुड एग्जांपल्स भी हैं जो इस रूट को जिन्होंने फॉलो किए और नज़र आया कि सिर्फ पेपर्स या महज नेशनलिटी की खातिर नहीं, बल्कि जिस तरह से जहाँ पे आप कल्चर देखते हैं वो माशाल्लाह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, साथ काम भी चल रहा है। हाँ, यानी अगर आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी फैमिली हो, हाँ,
और ज़रूरी नहीं कि आपने यानी एक ब्रिटिशर से ही करनी हो, पाकिस्तानी वहाँ पे जो नेशनल मौजूद हैं उधर आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और आप सिंसियरली विद द सिंसियरिटी ऑफ हार्ट करते हैं तो देन मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन उज़ैन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं। और ऐसे भी मेरा ज़ाती ख्याल भी है कि शादी ज़िंदगी का एक बड़ा गैर मामूली फ़ैसला होता है, तो सोच समझ के ही करना चाहिए। और ज़ैन अब आखिरी एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब मास्टर्स के लिए जाते हैं और आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउड है और आपने फ़ी वगैरह जमा कराई है, तो क्या इस 20 आवर्स पीरियड को यूटिलाइज़ करते हुए स्टूडेंट्स अपनी फ़ी वगैरह यानी वो कंप्लीट कर लेते हैं, जमा इतने पैसे कर लेते हैं कि जितने लगे हैं एटलीस्ट वो तो पूरे हो जाएँ? बिल्कुल नहीं। अच्छा। 20 आवर्स पर वीक में आपकी फ़ी पूरी नहीं होगी। 20 आवर्स पर वीक में ये है कि आपका रेंट और आपका खाना पीना वो आप पूरा कर सकते हैं। अगर इसमें आप ये कहें कि आप कोई सेविंग्स हो जाएंगी या फ़ी पूरी हो जाएगी तो 20 आवर्स में नहीं। मोस्टली होता है क्या कि फिर लोग काम करते हैं 20 आवर्स प्लस कैश इन हैंड, उसमें आप ये है कि लीगली तो अलाउड नहीं है लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं, उस तरह से फिर फ़ी पूरी करते हैं अपनी। और ऑब्वियसली जो लीगल पे रेट है आपका उससे आप कह लें कि हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा फिर आपको पे किया जाता है और आप ज़्यादा आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। उस सूरत में आपकी फ़ी पूरी हो जाती है। सिर्फ 20 आवर्स में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि फ़ी भी पूरी हो जाएगी और कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इस स्टेज पे इंसान को होता है कि सेविंग्स भी हों कुछ ना कुछ, तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो फिर पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है उसमें पूरी हो जाती है? उसमें ऑब्वियसली पोस्ट वर्क वीज़ा आपको मिलेगी तब जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दी है कम्प्लीटली। उसमें आप ये है कि हाँ उसमें आप ठीक ठाक काम कर सकते हैं और अर्निंग की जा सकती है। लेकिन उसके फिर आगे अपने मसाइल हैं। अगर कोई प्रोफेशनल जॉब देखना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी कम्पिटिटिव और बहुत सैचुरेटेड है मार्केट अभी बहुत ज़्यादा। तो स्पॉन्सर्ड जॉब्स ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईजी भी नहीं है कि हर, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आप कुछ ना कुछ स्किल है आपके पास कंप्यूटर साइंस में तो आपको एक जॉब मिल जाती है। वहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है कि कुछ ना कुछ स्किल है और आप PSW पे हैं आपको जॉब दे दें, नहीं। मोस्टली जो कंपनीज़ हैं उनका यही माइंड होता है कि हम ऐसा बंदा ही हायर करें जिसकी वीज़ा की या पेपर वर्क की सरदर्दी ना लेनी पड़े। बिल्कुल ठीक। यानी इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूके उन्हीं को ही कंसिडर करना चाहिए मास्टर लेवल पे जिनके पास फाइनेंशियली कुछ एक रीज़नेबल बैकिंग है, वरना ये है कि कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं फाइनेंशियली। उसमें जिनकी बैकिंग नहीं भी है अगर जब वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं वो ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं। लेकिन उसमें यह है कि फिर मशीन की तरह इंसान काम करते हैं। मैं ये रिपीट कर दूं कि जब वो फिर होल इलीगल जाता है, राइट? Yes. उसमें ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप पकड़े जाएँ तो, ना। तो ये मसले मसाइल हैं। तो ये लेकिन बड़ा एक अच्छा है कि रियलिस्टिक ज़हन ने बताया। और लेकिन जो फाइनेंशियली जिनके ज़्यादा मसले हैं उनको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस हवाले से थोड़ी लीनियंट हैं और वहाँ पे विदाउट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग भी आपको यानी एक अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद होती है। तो उसको भी चीज़ को भी कभी इंशाल्लाह मौजू बनाएंगे। तो अभी के लिए ज़ैन बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू इन ए सेंस हुआ कि आपने एक बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर जो है ना उन स्टूडेंट्स को दिखाई जो कि इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं यूके में स्टडी के हवाले से। नो प्रॉब्लम। तो ठीक है ज़ैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।